नाउ लास्ट लेक्चर में हमने मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे बनता है। नाउ अब हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेटोफाइट होता है और इवन सीडेड प्लांट में उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब हम पोलन ग्रेन बनाते हैं तो पोलन ग्रेन में मेनली दो लेयर्स होती है। इंटरनल लेयर जो कंटिन्यूअस होती है, इस कंटिन्यूअस इंटरनल लेयर को हम इंटाइन, इंटरनल है सो इसको हम इंटाइन टर्म लेते हैं। इंटरनल लेयर को हम इंटाइन टर्म देंगे। इंटाइन कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक मेम्ब्रेन होती है। इंटाइन व्हाइल एक्सटीरियर की एक जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो स्कल्पचरस होती है। मतलब जो प्लांट पोलन ग्रेन का जो स्कल्पचर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, आउटलाइन जो होती है वो बनाता है एक्साइन लेयर। और ये एक्साइन लेयर कुछ स्पेसेस पर इनकम्प्लीट होती है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ तक ये लेयर है, ये ऐसी लेयर पूरी कंप्लीट है। ओके, आपको जो डायग्राम दिखाए जाते हैं उसमें बाहर की लेयर के बाद में यहाँ पर ऐसा कोई गैप नहीं होता। ये ध्यान रखो, ये कोई गैप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको शेड कर रहा हूँ। यहाँ तक है और यहाँ पर ये अपसेंट है, और अपसेंट है इसलिए हमको यहाँ पर ऐसा पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है अपसेंट। ओके, तो पोलन ग्रेन की ये जो आउटलाइन है इसको हम बोलेंगे एक्साइन, आउटर लेयर। और ये जो जहां पर एक्साइन अपसेंट है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसको हम बोलेंगे जर्म पोर। ओके, जर्म पोर। तो जर्म पोर के बेसिस पर पोलन ग्रेन के डिफरेंट टाइप होते हैं। मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन, बाई या डाइकॉल्पेट पोलन ग्रेन, ट्राई और टेट्रा कॉल्पेट पोलन ग्रेन, पेंटा और पॉलीकॉल्पेट पोलन ग्रेन। सच टाइप हम वहां पर पोलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोनोकॉल्पेट पोलन ग्रेन मतलब जिसमें सिंगल जर्म पोर होगा। बाइकॉल्पेट मतलब जिसमें ऐसा पोलन ग्रेन जिसमें 2 जर्म पोर्स होंगे। ट्राइकॉल्पेट मतलब 3 जर्म पोर्स।
पॉलीकॉल्पेट मतलब मेनी germ coats पर पोलन ग्रेन। अभी मैंने आपको यहाँ पर मोनोपल्पेट बताया है। यूजुअली जो डाइकोटाइलेटनस होते हैं उनमें मोनोपल्पेट कंडीशन मिलती है, डाइकोट प्लांट्स में मोनोपल्पेट कंडीशन, जबकि जो मोनोकोटाइलेटनस होते हैं उनमें यूजुअली वहां पर ट्राइकॉल्पेट कंडीशन, ट्राइकॉल्पेट मोनोकॉट, क्योंकि डाइकोट में मेनली मोनोपल्पेट कंडीशन। ओके, ये ज्यादातर दिखते हैं। फिर बाकी फिर कुछ मोनोकॉट्स में मोनोपल्पेट, बाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट और पॉलीकॉल्पेट कोई भी कंडीशन दिख सकती है। कुछ डाइकॉट्स में भी ऐसे ही हो सकता है, लेकिन मोस्टली मोनोपल्पेट कंडीशन डाइकॉट्स में एंड ट्राइकॉल्पेट कंडीशन मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट के पोलन ग्रेन ये दिखता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सबसे पहली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कही है एक्साइन। एक्साइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ जगह पर कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। इट प्रोवाइड्स स्कल्पचर और शेप टू पर्टिकुलर शेप टू पोलन ग्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो हर एक स्पीसीज का पोलन ग्रेन अलग अलग होता है, तो इसी के कारण होता है, एक्साइन के कारण। एक्साइन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं रीएंटर कर रही हूँ, मुझे पूरा ब्लर दिख रहा है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको ब्लर दिख रहा है बेटा? नो सर। ठीक है, तो एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है, स्कल्पचर प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी। इसलिए हमने क्या कहा कि हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज में पर्टिकुलर साइज शेप का पोलन ग्रेन मिलता है, अलग अलग मिलता है। 10 to 25 नैनोमीटर जनरली इनका साइज होता है, और इसमें सभी स्पीसीज के अलग अलग शेप वाले पोलन ग्रेन होते हैं। तो हम पोलन ग्रेन के हिसाब से पहचान सकते हैं, पोलन ग्रेन के शेप के बेसिस पर पहचान सकते हैं कि कौन से स्पीसीज का पोलन ग्रेन है, और वो उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पोलन ग्रेन के बेसिस पर अलग अलग प्लांट्स। फिर ये जो एक्साइन लेयर है ये रजिस्ट्रेबल लेयर है। ओके, रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, इसके कारण बहुत सारे प्लांट के पोलन ग्रेन्स हमको थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद में भी मिल सकते हैं। अगर वो सॉइल में पड़े हुए हैं, यूटिलाइज नहीं हुए हैं, तो वो पोलन ग्रेन आपको फॉसिल के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो एक्साइन के कारण वो वहां पर मिलते हैं, के आउटर लेयर के कारण। क्योंकि एक्साइन ये जो लेयर है ये एक स्पेशल केमिकल, स्पेशल कंपाउंड से बनती है विच इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन इस सब्सटेंस से बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर 1-2 साल के बाद में नीट में यह हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ, तो आप बोलोगे स्पोरोपोलेनिन। बट स्पोरोपोलेनिन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो स्पोरोपोलेनिन बीटा कैरोटीनॉइड एंड कुछ फैटी एसिड से मिलकर बनता है। स्पोरोपोलेनिन बीटा कैरोटीन एंड few fatty acids substances इससे कंपोज होता है, और इससे बनकर के फिर वो एक बहुत ही हार्ड टफ लेयर बना लेता है। ये प्रेशर रेजिस्टेंस होते हैं, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, ये एसिडिक रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो है मतलब ऐसी डिफरेंट कंडीशन में अगर आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल दिया, फिर भी ये इसका डिग्रेडेशन नहीं होता। ओके, बहुत सारा मतलब इसको बहुत बड़े टेम्परेचर पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी रख दिया, फिर भी इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। इवन आज तक ऐसा देखा गया है कि आज तक भी कोई ऐसा एंजाइम नोन नहीं है, नोन नहीं, पता नहीं हमको, कि जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, ओके, ब्रेक कर सके। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, उसके साथ में एसिडिक कंडीशन या अल्कलाइन कंडीशन, पीएच मतलब, और एंजाइम्स। ओके, तो कोई भी ऐसा एंजाइम नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। इस प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत
टाइम पीरियड तक सॉइल में अगर पड़ा हुआ है तो एज बना रह सकता है। ओके, डीप लेयर्स में भी सॉइल के डिकम्पोज नहीं हो सकता जल्दी से। ओके, तो इसलिए ये फॉसिल के फॉर्म में मिल सकता है। इसलिए पोलन ग्रेन, बहुत सारे स्पीसीज के पोलन ग्रेन फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। तो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उनके कुछ फॉसिल मिले, उससे हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स लार्ज नंबर में थे। हमने 11th क्लास में पढ़ा प्लांट क्लासिफिकेशन में, डिवीजन जिम्नोस्पर्मी में, मोर देन 90% स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो उसका पता कैसे चला कि वहां पर वो स्पीसीज थी इतनी सारी? तो वो पोलन ग्रेन से, उनके कुछ के पोलन ग्रेन मिले, क्योंकि सीडेड प्लांट है, पोलन ग्रेन मिले मेल गैमेटोफाइट। ओके, कुछ के अदर पार्ट्स मिले वहां पर रेमनेट्स, ज्यादातर पोलन ग्रेन मिले, क्योंकि ये फॉसिल के फॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक भी जो है वो आसानी से रह सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ये 2 सेल स्टेज वाला है या 3 सेल स्टेज वाला है। ओके, 2 सेल स्टेज वाला बताओगे जो कि 60% एंजियोस्पर्म के लिए है, तो वेजिटेटिव सेल बड़ी बनानी पड़ेगी आपको और जर्म सेल छोटी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको 3 सेल स्टेज वाला बताओगे, तो 3 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल जो न्यूट्रिशन से बनी है, और यहाँ पर पोलन ग्रेन बन गए। ओके, इट डिपेंड्स कि आप 3 सेल स्टेज वाला बताना जा रहे हो या 2 सेल स्टेज वाला बता रहे हो। मेल गैमेट फर्स्ट, अदर सेकंड, सेकंड मेल। ये 2 मेल गैमेट्स है। ये 3 सेल स्टेज वाला मैच्योर पोलन ग्रेन 40% एंजियोस्पर्म वाला बनाया। यूजुअली बुक्स में वेजिटेटिव सेल के बाद में जर्म सेल बता देते हैं, क्योंकि वो 3 सेल स्टेज, सॉरी 2 सेल स्टेज वाला मतलब मोस्ट कॉमन वाला एग्जांपल दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको मोस्ट कॉमन वाला पता चल जाए। लेकिन हमने वहां पर मेगा मेल गैमेटोफाइट पढ़ते समय वहां पर उसको डिफाइन कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेल गैमेट्स वाला। ये 2 मेल गैमेट्स। ओके, अब ये क्या है? वेजिटेटिव सेल। और इसी को आगे हम कहेंगे ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल क्योंकि ये सोमेटिक सेल है, ओके, इससे कोई गैमेट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होने वाले हैं, और इसमें फूड भरा पड़ा है, फूड लेडन सेल है। लेकिन ट्यूब सेल क्यों कह रहे हैं? इसका रीजन है कि पोलन ट्यूब जब बनेगा तो पोलन ट्यूब में किधर से इंटाइन बाहर जाएगी जर्म पोर से? ओके, तो वो हमेशा जाएगी वेजिटेटिव सेल की तरफ वाली जो इंटाइन वाला पार्ट है, उधर से वो वहां से आउटग्रोथ स्टार्ट होगी। ओके, और वो जर्म पोर से बाहर निकलेगी। तो इंटाइन हमेशा किधर की तरफ से जर्म पोर से बाहर निकलेगी? तो वेजिटेटिव सेल की तरफ से। इसलिए पोलन ट्यूब में सबसे पहला न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, फिर मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, और वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है थोड़ा सा पोलन ग्रुप और एक्सटेंड होने पर। ओके, तो जब हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ेंगे आगे, उसमें हम ये टर्म्स पढ़ेंगे कि लेटर वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस वहां पर पूरा डीजनरेट हो जाता है, ओनली 2 मेल गैमेट्स बचेंगे, और वो मेल गैमेट्स फिर एंटर करते हैं ओवरी से ओव्यूल में, और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक से फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हो गया? डन सर।
मानकापुर, इंदौरा। इंदौरा से तो आवाज आई आ रही है शायद। डन सर। ब्रांच से आवाज नहीं आई है। और बोर्ड से भी, बोर्ड में भी हो गया क्या बेटा? यस सर। बोर्ड के लिए तो ये ध्यान रखो बेटा, बोर्ड के लिए जितने भी डायग्राम हम बना रहे हैं और स्टेट बोर्ड की बुक में है वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में हमेशा आपको स्टेट बोर्ड में 2 to 3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं डायग्राम पर बेस्ड। एक 2 मार्क्स वाला आता है कंपलसरी और एक 3 मार्क्स वाला। ओके, ये ध्यान रखो। बोर्ड के लिए डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जो डायग्राम मैं बनाऊंगा और जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में है सबकी प्रैक्टिस करना है आपको। जो टॉपिक हमारे चलते जाते हैं उनमें जो डायग्राम दिए हैं सबकी प्रैक्टिस करना है आपको बोर्ड के लिए। तो ओके, ओके चलो, सब बैच में हो गया होगा सर। डन सर। ओके, तो ये तो हो गया बेटा मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन का यूटिलाइजेशन और कमर्शियल यूज भी होता है। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट्स बनाई जाती है। ओके, बी पोलन वैक्स वहां पर भी बनता है, पोलन टैबलेट बनाई जाती है जिनका यूज किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन आजकल पोलन टैबलेट के नाम से बहुत सारी टैबलेट दी जाती है जो कि स्टेमिना इंप्रूव करवाने के लिए दी जाती है। जैसे एथलेटिक्स जो पर्सन्स होते हैं, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आजकल पोलन टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं ताकि उनमें अच्छे से मतलब वहां पर स्टेमिना इंक्रीज हो सके, इसके लिए वो इन चीजों का यूज करते हैं। इवन हॉर्स रेसिंग जो होती है उसमें हॉर्स को भी दी जाती है पोलन टैबलेट्स। ओके, तो ये स्टेमिना इंक्रीज करवाने के लिए यूज होती है यूजुअली पोलन टैबलेट्स। ओके, नाउ ये यूज तो आप वहां पर आसानी से सिंपल यूज है। नेक्स्ट, अब हम मेल जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया था, वैसे प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल और कार्पल ये टर्म देते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पिस्टिल और कार्पल, और इसी को टेक्निकली टर्म देते हैं गायनोशियम। गायनोशियम, गायनो मतलब फीमेल से रिलेटेड, इसलिए जो डॉक्टर जो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, फीमेल हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, या डिलीवरी वगैरह के लिए भी, बेबी की डिलीवरी वगैरह के लिए, तो उनको भी गायनिक या प्रॉपर गायनिक डॉक्टर उनको बोला जाता है। तो गायनोशियम मतलब फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल और कार्पेल। गायनोशियम के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, आप बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। गायनोशियम में 3 पार्ट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजुअली। तो लेकिन क्या
एक फ्लावर में एक ही गाइनोशियम होता है, जैसे हमने कहा था स्टेमन का नंबर भी वरी कर सकता है। हमने पी प्लांट का एग्जांपल लिया था, पी फ्लावर का, उसमें 10 स्टेमन्स थे, 9 + 1 10 स्टेमन थे, 9 वहां पर फर्टाइल और 1 स्टेमिनोन। तो ऐसे ही गाइनोशिया की जो है वो अलग अलग नंबर हो सकता है। कुछ फ्लावर होते हैं मोनोकार्पलरी फ्लावर, मोनो कार्पलरी फ्लावर, नाम से क्लियर हो जाएगा कैसे फ्लावर्स होंगे ये। कैसे फ्लावर्स होंगे? विद सिंगल कार्पेल। सिंगल कार्पल होगा जिसमें। Single carpel. भाई सेकंड कैटेगरी है पॉलीकार्पलरी फ्लावर। इट मींस single flower consists of many carpels, pistil or gynosia, polycarpellary flowers. Okay, मोनोकार्पलरी फ्लावर्स में एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें जो स्टिग्मा होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टिग्मा फुल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, या फिर किसी किसी में ये स्टिग्मा डाइसेक्टेड हो सकता है या पॉलीसेक्टेड हो सकता है, जैसे मस्टर्ड में, मस्टर्ड सरसों डाइसेक्टेड स्टिग्मा मिलता है। स्टिग्मा ऐसा मिलता है कि मोस्ट ऑफ द मोनोकार्पलरी फ्लावर में स्टिग्मा ऐसा मिलता है, वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई सेगमेंटेशन नहीं है, कोई वहाँ पर सेक्शंस नहीं है, डिवीजन नहीं है, सिंगल कंप्लीट। ओके, इस तरह से यस। तो ये सेगमेंटेड, यहाँ पर सेक्टेड स्टिग्मा, ये और ये क्या है स्टिग्मा, या फिर स्टिग्मास है मेनी। देन ये जो स्लेंडर, लेकिन ये सॉलिड पार्ट है, ओके, फिलामेंट जैसा स्लेंडर तो है, लेकिन ये ट्यूब हॉलो नहीं है, ये टिश्यू से फिल्ड है, सेल से फिल्ड है, पूरी तरह से ये फिल्ड ट्यूब है। इसको हम बोलते हैं स्टाइल, कुछ लोग इसको स्टील भी प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो असेंट अच्छा लगे वो यूज कर लो। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टील भी बोल सकते हैं। और थर्ड पार्ट, ये जो बल्ज आउट पार्ट है, बेसल पार्ट, जो थैलेमस के कांटेक्ट में आएगा, इट इज कॉल्ड एज ओवरी। हाँ बेटा बोलो। शायद पल्लवी बागड़े की आवाज आई थी सर, या किसी ने बोला है अदर को। पूछो बेटा क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी। नहीं, पॉलीकार्पलरी फ्लावर्स, पॉली मतलब मेनी कार्पल्स होगी। इसमें दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, जितनी भी कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है या फ्री है।
उसके बेसिस पर। यहाँ पर all carpels free, ओके। तो जो फ्री कार्पल्स होती है उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस। पॉलीकार्पुलरी में दो कंडीशन है, उनमें से जब हम एपोकार्पस पॉलीकार्पुलरी फ्लावर बोलेंगे तब हम यूज करेंगे एपोकार्पस पॉलीकार्पुलरी फ्लावर। मतलब एपो मतलब विदाउट, ठीक है, तो कार्पस फ्यूज नहीं है, बिना फ्यूजन के हैं, तो एपोकार्पस मतलब बहुत सारी कार्पस है और वो सभी फ्री है, अलग अलग। एपोकार्पस पॉलीकार्पुलरी फ्लावर। और दूसरा होता है सिनकार्पस पॉलीकार्पुलरी फ्लावर। ओके, सेकंड वन इज सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पस। जितनी भी कार्पस है सब एक साथ में फ्यूज्ड हो चुकी है। फ्यूज्ड कार्पल को हम बोलेंगे सिनकार्पस। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस दो तरह के पॉलीकार्पुलरी फ्लावर। एपोकार्पस का एग्जांपल है मिशेलिया, यहाँ पर एग्जांपल बी मिशेलिया। मिशेलिया में जो थैलेमस होता है उस थैलेमस के कांटेक्ट में मेनी कार्पल्स है, सिंगल कार्पल नहीं, मेनी कार्पल्स है। थैलेमस और बीच बीच में कार्पल्स आती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये थैलेमस ब्लू कलर का और रेड कलर की एक कार्पल, ओके। इसमें जो स्वॉलन बेसल पार्ट है जो थैलेमस के डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो हो जाएगा ओरी। ये जो ट्यूब लाइक पार्ट है ये हो जाएगा स्टाइल, और ये जो टिप वाला पार्ट है ये हो गया स्टाइल। ये सेकंड वाला, यहाँ ये फर्स्ट कॉलम देख पा रहे हो आप, सेकंड कॉलम देख पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ इस तरह से आप बनाते जाओ। ये थर्ड, फोर्थ, और जो जगह बीच में छूट रही है वो सभी क्या है वहां पर थैलेमस। ये थैलेमस यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर थैलेमस है, यहाँ पर थैलेमस है। इतना जगह छूटती जाएगी, बीच में वैकेंट स्पेस दिखेगा, उसको आपको थैलेमस है वहां पर, मतलब ये समझना है डायग्राम में, ओके। इनके बीच में ऐसा कॉलम लाइक थैलेमस है यहाँ, और इस तरह से ओरीज वहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद में थैलेमस यहाँ पर, थैलेमस का पार्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से थैलेमस ऊपर तक भी आप बना सकते हैं। पॉलीकार्पुलरी मेनी हंड्रेड्स ऑफ ओरीज होती है यहाँ पर, तो आप इसे कॉलम में बना सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, स्टेट बोर्ड में देख सकते हो। मिशेलिया, एपोकार्पस और सिनकार्पस मतलब फ्यूज कार्पस। तो कार्पस एक जगह पर फ्यूज हो गई है, कार्पस फ्यूज हो गई है, आपको इसका ऐसा एक बल्ब जैसा इसका इमेज दिखेगा आपको, जिसमें ये सभी ओवरीज फ्यूज हो गई, ओके। ये इधर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसके पीछे वाला पार्ट इधर से है, पीछे वाला पार्ट इधर से, आगे वाला पार्ट इसके पीछे वाले पार्ट से भी इधर से स्टिग्मा है। आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ। ये आगे का स्टिग्मा, ये स्टाइल, फिर ये सेकंड का स्टिग्मा और स्टाइल, और इसकी ओरी यहाँ पर फ्यूज हो चुकी है, वो ऐसे हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं फ्यूजन के बाद,
इसके बाद में भी यहाँ पर है, पीछे से भी आप दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा को आप वहां पर अच्छे से डिस्टिंग्विश अगर कर पाए, उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि उसमें कितने कार्पस यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके, लेकिन इसके पीछे भी है, तो पीछे वाले भी जब आपको दिखेंगे 3 डायमेंशनल, इसमें आप वहाँ पर चेक करोगे आगे से पीछे से उसको बल्ब स्ट्रक्चर जो फ्यूज हो चुका है उसको, तो अगर पीछे भी 5 मिले तो 5 और 5 10, मतलब 10 कार्पस वहाँ पर फ्यूज हुए। इसका एग्जांपल है ओपियम डोडा। डोडा ओके, तो डोडा ओपियम के, अफीम का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं ओपियम, ओके। और अफीम का जो डोडा होता है, मतलब कि जो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पहले तो ओपी होता है। तो ये इसको कार्पल्स का फ्यूजन, इसको उसमें आपको दिखेगा। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है अफीम के प्लांट का, ओपियम का, पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम। ये तो कभी कभार आपको पेपावर दे देता है ओनली जीनस, कभी आपको पूरा पेपावर सोमनिफेरम देगा, कभी कभार ओनली ओपियम आपको बताएगा। बेटा जो ओपियम डोडा के नीचे पेपावर सोमनिफेरम लिखा है वो दिख रहा है आप लोगों को सबको? नहीं सर, थोड़ा सा कट गया नो नीचे सर। से। चलो ठीक है, बस क्या एक मिनट बेटा। पेपावर दिख रहा होगा, सोमनिफेरम नहीं दिख रहा होगा, है ना? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बराबर नहीं दिख रहा है वहां पर आपको शायद, एक सेकंड ना। अब पेपावर दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। सोमनिफेरम दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, कंप्लीट दिख रहा हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं दिख रहा हो तो बता दो, जो स्क्रीनशॉट ले रहा होगा उसको मैं लिख देता हूँ। डन सर। ओके ठीक है, डन सर। गुड डन सर। गुड। बोर्ड बैच में हो गया? डन सर। गुड। ओके, अब जैसे स्टिग्मा, स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन के अटैचमेंट के लिए साइट है और केमिकल इंटरेक्शन के लिए, पोलन ट्यूब फॉर्म करवाने के लिए, ओके। फिर स्टाइल, स्टाइल ये बस ओनली पेनिट्रेट करने देगा पोलन ट्यूब को अपने में से, ओके। लेकिन मेन पार्ट जो है वो है ओवरी। इसके अंदर यहाँ पर, क्योंकि हमको फीमेल गैमेट तक जाना है, ठीक है, क्योंकि हमने मेल गैमेट में जैसे पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है इसलिए वहां तक पढ़ा, ऐसे यहाँ तक हम वहां तक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जहाँ तक कि फीमेल गैमेट बनेगा। फीमेल गैमेट बनेगा ओवरी के, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में, इसलिए हमको पहले ओवरी, देन ओव्यूल, देन एम्ब्रियो सैक, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरी से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए।
जो पॉलीकार्पोलरी फ्लावर होते हैं उसमें भी हमने देखा था कि पूरी कार्पोलिया पिस्टिल फ्यूज है या फ्री है, पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पॉलीकार्पोलरी जिसमें कि मोनोकार्पोलरी में तो सिंगल ही ओवरी होगी। ओके, जो मोनोकार्पोलरी फ्लावर बताओगे उसमें तो सिंगल ही ओवरी होगी, एक ही ओवरी है वहां पर, ठीक है। लेकिन जो पॉलीकार्पोलरी होते हैं उनमें मेनी भी ओवरीज हो सकती है, तो वो फ्यूज्ड है या फ्री है ओवरीज, वो भी देखना। और इवन एक जो मोनोकार्पोलरी सिंगल ओवरी है, उस सिंगल ओवरी में भी क्या सेक्शंस है क्या, जैसे ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सिंपल, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा बना देते हैं। कभी कभार हम यहाँ पर केवल एक सिंगल ओवरी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मतलब ये है यूनिलॉक्यूलेट ओवरी, यूनिलॉक्यूलेट ओवरी मतलब सिंगल चैम्बर, सिंगल चैम्बर्ड ओवरी, एक ही चैम्बर है। ओके, और जो यूनिलॉक्यूलेट ओवरी होती है, सिंगल चैम्बर है, इसमें एक ही ओव्यूल होगा। ओके, यूनिलॉक्यूलेट ओवरी में ओव्यूल का नंबर एक ही होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर दूसरी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कोई बाइलॉक्यूलेट ओवरी, ऐसा प्लांट जिसमें ओवरी सिंगल है, मोनोकार्पोलरी सिंगल है, लेकिन इसमें एक बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है, क्रॉस प्रेजेंट है, सेक्शन प्रेजेंट है। ओके, सेप्टम, सेप्टम मतलब वॉल, सेप्टम मतलब मिनी वॉल्स, एक सेप्टम प्रेजेंट है, चाहे वो फॉल सेप्टम्स हो या ट्रू सेप्टम हो। सेप्टम अगर प्रेजेंट है तो दो चैम्बर हो गए इस ओवरी में, मोनोलॉक्यूलेट ओवरी में। तो मोनोकार्पोलरी बट बाइलॉक्यूलेट है, बाइलॉक्यूलेट मतलब दो चैम्बर वाली ओवरी। बाइलॉक्यूलेट ओवरी मतलब वहां पर टोटल टू चैम्बर्स हैं, टू चैम्बर, और दो चैम्बर्स रहेंगे तो वहां पर दो ओवल्स बन पाएंगे, दो ओवल्स रह सकती है। ओके, यहाँ पर समझ लो कि इस वॉल से अगर एक ही ओवल आ रहा था, एक ही ओवल बन पा रहा था, लेकिन अगर ये है और इसमें इस वॉल से एक ओवल इधर की तरफ बन रहा है, ये ओवल एक इधर की तरफ, एक ओवल इधर की तरफ से, हम ओवल का डायग्राम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आता है वो भी ओवल का, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिए आता है। ओके, इवन ओवल तो बहुत बार तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ चुका है। ये ओवल जो ओवरी के अंदर है, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओवल से सीड बनेगी। ये बाइलॉक्यूलेट ओवरी है तो इसमें दो यहाँ पर, कम से कम दो यहाँ पर क्या आ सकते हैं, ओवल्स आ सकते हैं। okay? कुछ टेट्रालॉक्यूलेट ओवरी होती है, कुछ ओवरी टेट्रालॉक्यूलेट होगी, कुछ ओवरीज मेनी लॉक्यूलेट होती है। टेट्रालॉक्यूलेट मतलब दो सेप्टा है इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो हर एक वॉल की तरफ से एक एक जुड़ा हुआ ओवल दिखा दो। ओके, इधर से एक ओवल निकलेगा, इधर से एक ओवल निकलेगा, इधर से एक, इधर से वॉल से जुड़ा हुआ दिखाना। तो 4 चैम्बर्ड है टेट्रालॉक्यूलेट। ओके, टेट्रालॉक्यूलेट। ऐसी मल्टीलॉक्यूलेट ओवरीज भी होती है, ऐसी ओवरी जिसमें मिनी लॉक्यूल्स,
मल्टी लॉकुलेट। मल्टी लॉकुलेट हो रही तो उसमें मेनी लॉक्यूल्स हैं, मेनी चेम्बर्स। तो उसमें मेनी सीट्स होंगी। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि मैंगो इनमें से किस में आ सकता है? यूनिलोकेटेड। यूनिलॉकुलेट में, क्योंकि जब आप मैंगो खाते हो तो एक मैंगो के फ्रूट में एक ही सीड दिखती है आपको। ओके, लेकिन अगर आप ऑरेंज खाओगे, संतरा, तो मल्टीलोक्यूलेटेड। मल्टीलॉकुलेटेड में आएगा, मेनी सीड्स निकलेगी। ओके, एप्पल खाओगे तो बायोलोकेटेड। टेट्रा 4 ही सीड निकलती है। मल्टीलोक्यूलेटेड। मल्टी में आएगा ना, ऑक्टालॉकुलेट होती है एक्चुअल में, वो 8 निकलती है सीड, दो दो एक साथ में निकलती है ना। तो अबाउट वो ऑक्टालॉकुलेट होती है, लेकिन उसका फ्रूट जो होता है वो ट्रू नहीं होता, सूडो फ्रूट होता है। पढ़ेंगे हम, थैलेमस से बनता है। सीड तो हमेशा ओविल से बनेगी, और ओविल 8 है, मतलब उसमें ओवरी में 8 चेम्बर होंगे। तो ऑक्टालॉकुलेट या पॉलीलॉकुलेट, मल्टीलॉकुलेट। ओके, अब मुझे बताओ, कस्टर्ड एप्पल है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं आपको कि वो क्या बोलते हैं उसको, सीताफल है ना। हाँ सर, कस्टर्ड एप्पल, मल्टीलोकेटेड। सीताफल। तो मल्टीलॉकुलेट, ये आंसर गलत है। अब आपने क्या, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया कि जितनी सीड मतलब उतने ओव्यूल। ओके, तो हमने उसके बेसिस पर तो देखा, लेकिन फिर एक ओवरी में कितने चेम्बर है इसके बेसिस पर हम यहाँ पर नाम बता रहे हैं। वो जो कस्टर्ड एप्पल होता है वो पॉलीकार्पलरी फ्लावर का एग्जाम्पल है, मोनोकार्पलरी का नहीं। हमने यहाँ पर मोनोकार्पलरी के लिए बताया, सभी के सभी दिख रहे हैं, सभी मोनोकार्पलरी के लिए एक ही ओरी बना रहे हैं। कस्टर्ड एप्पल, पाइनएप्पल, ये पॉलीकार्पलरी के एग्जाम्पल है। ओके, कस्टर्ड एप्पल जब पका, जब सीताफल पक जाता है तो उसकी जो सीड्स है वो क्या सभी एक साथ में मिलती है क्या? जब आप एक एक पका हुआ वो जो बाहर से निकालते हैं आप उसका पार्ट, तब तब पीले करोगे आप, एक एक निकालोगे वहां से, तब उसमें एक एक सीड निकलती है ना साथ में। तो मेनी ओवरीज से बना हुआ है, पॉलीकार्पलरी है, ठीक है। और मेनी ओवरीज से फ्यूज होकर के फिर एक फ्रूट बना है वो कस्टर्ड एप्पल। ओके, तो हर एक ओवरी के अंदर एक एक सीड है। समझ में आया बेटा? किसी कोई कंफ्यूजन है? तो कस्टर्ड एप्पल पॉलीकार्पलरी यूनिलॉक्युलेट ओवरी का एग्जाम्पल होगा। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? बोलो। ओके, नो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। यस सर। यस सर। रामदास पेट ब्रांच में हो गया क्या? डन सर।
Done, sir. ओके, और इधर इंदौरा ब्रांच में? Done, sir. ओके, मानकापुर ब्रांच से तो आवाज आ गई थी। बोर्ड बैच में से भी हो गया क्या बेटा? Yes, sir. ओके, चलो। इस तरह से ओरी और उसके अंदर चेंबर्स की हम बात कर सकते हैं। मोनोलॉकुलेट के लिए, मतलब मोनोकार्पलिटी के लिए आपको बताया था। पॉलीकार्पलिटी में यूजुअली यूनिलॉकुलेट ओरीज होती है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे बेरीज वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं। तो उनके लिए हम फ्रूट्स का जब टाइप पढ़ेंगे, ओके, मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में फ्रूट्स के जब टाइप पढ़ेंगे तब हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी इंटेंसिव फ्रूट है, कौन सा डाइसेंट फ्रूट है, अलग अलग टाइप का बेरीज को इसके अंदर है। अब नेक्स्ट है, हमने देखा यहाँ पर कि एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल नेक्स्ट मेजर टर्म आ जाती है ओव्यूल। ओव्यूल के लिए टेक्निकल टर्म है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम सिंगल ओव्यूल के लिए, मेनी ओव्यूल्स के लिए मेगास्पोरेंजिया। अब फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ऐसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है एंथर में, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम बात करें मेगास्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम, ओके, तो ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने कहा था वो स्ट्रक्चर या कैविटी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे या बेयर किए जाएंगे, ओके। तो ऐसा ही यहाँ पर ऐसी कैविटी प्लांट का स्ट्रक्चर या कैविटी जिसके अंदर मेगास्पोर फॉर्म होंगे या प्रोड्यूस बेयर किए जाएंगे, ओके। ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, इट मींस that plant structure in which megaspores, okay, मेगास्पोर अल्टीमेटली फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। जैसे माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन बनाया था, ऐसे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा मेगास्पोर से, in which megaspores are produced, megaspores are produced और ठीक है, तो उनको या तो वहां पर कैप्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, या फिर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, बनेंगे वहां पर नए फॉर्म हो। उस प्लांट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ओके। सबसे पहले मेगास्पोर बनने के लिए वहां पर भी कौन सा टिश्यू है, क्योंकि हमने देखा था माइक्रोस्पोर बनने के लिए वहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोर बनाने वाला स्पोरोजिनस टिश्यू, वो होमोजिनस था। यहाँ पर हमने कहा था हेट्रोजिनस होगा, यहाँ पर भी टिश्यू है लेकिन वो हेट्रोजिनस है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर, पहले तो मैं आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, आप ओवल का स्ट्रक्चर ऐसा ही बना सकते हैं जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ऐसा आता है। ऐसा दिखा के ये आउटलाइन हो गई, लेकिन टेगमेंट को प्रेजेंट करेंगे। आप इसको अटैच भी कर सकते हैं, फ्यूज भी रहता है मोस्ट ऑफ दी कंडीशंस में, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। आप इसको फ्यूज दिखा दे,
not used. Okay. फिर इंटेगमेंट, पहली इंटेगमेंट की ये मेम्ब्रेन है यहाँ तक, ये पहली इंटेगमेंट है। ओके, ये फर्स्ट इंटेगमेंट, ये पूरी ऐसी लेयर है मतलब। अभी सेकंड इंटेगमेंट यहाँ बाहर से जाते हुए यहाँ तक, सेकंड इंटेगमेंट यहाँ से। मैं आपको समझाने के लिए उसको थोड़ा सा एक्सटेंड ओके। आप ऐसा ही बना सकते हैं या फिर आप इसी को ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्यूज वाला दिखाया हमने वहां पर, इसको हम फ्यूज वाला दिखा देंगे। एक्सटर्नल इंटेगमेंट, ये इंटरनल इंटेगमेंट। ओके, दोनों सेम ही है। इसका मैंने एक्सटेंडेड यहाँ पर ज्यादा बना दिया है, तो आपको थोड़ा सा अलग ना लगे। इसको ये सही दिखा देता हूँ ताकि आपको अलग ना लगे वहाँ पर। ओके, बस इसी को हमने ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ओके, दोनों सेम ही है, एक ही टाइप है, एनाट्रोपस ओव्यूल को। इनके टाइप्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ी सी, और नीट के लिए मैं इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बाद में बताऊंगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। बीच में उनका कोई यूज नहीं होने वाला है, बस हमको ओव्यूल का यूज है, इसलिए हमको पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उनमें सीबीएसई बोर्ड में भी और नीट में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट में 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। उनमें से एक हम पढ़ रहे हैं कॉमन टाइप का, एनाट्रोपस, मोस्ट कॉमन टाइप। ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, सबसे कॉमन टाइप वाला। स्टेट बोर्ड में अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा है, टिपिकल मतलब वहां पर कौन सा है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप, तो एनाट्रोपस ओव्यूल। ये दोनों में इसी तरह से। ओके, ये एनाट्रोपस, दोनों ही एनाट्रोपस है। ऐसा दिखाया आपको डायग्राम या ऐसा दिखाया। 6 टाइप के पढ़ेंगे हम, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फाइलोट्रोपस एंड वहां पर लास्ट में सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस पूरा ऐसा घुमा हुआ रहता है ओव्यूल, उसको हम ज़ेरोफाइट्स में पढ़ते हैं। 6 टाइप के ओव्यूल्स मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, वहां पर उनके डायग्राम और एग्जाम्पल एक-एक वहां पर उनका नाम के साथ बता दूंगा, ताकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में भी आ जाए तो आप उसमें लिख सको उसके बारे में। ठीक है, या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर वो क्वेश्चन ओव्यूल का 5 मार्क्स के लिए आए तो वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर और वो ओव्यूल के टाइप भी उसमें रिप्रेजेंट कर सके, ओव्यूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ये तो पार्ट हो गया एक्सटर्नल। इसके अंदर फिर यहाँ पर ओव्यूल मेगास्पोर एंजियम है, तो मेगास्पोर बनते कहाँ है? मेगास्पोर बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पूरा टिश्यू भरा पड़ा रहता है। ये जो टिश्यू भरा पड़ा रहता है इसके अंदर, यहाँ पर ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, ये टिश्यू भरा पड़ा है, ब्लैक आउटलाइन से यहाँ पर। फिर ये टिश्यू है तो सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन करने वाली मेनी सेल्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि हम डेफिनेशन बोलते ही है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। ओके, यहाँ पर ये सेल्स इस तरह से प्रेजेंट है, लेकिन सेल्स में कुछ सेल्स का साइज शेप आपको अलग अलग दिख रहा है, कंपोजिशन अलग अलग दिख रहा है। ओके, तो थोड़ी छोटी दिख रही है तो कुछ थोड़ी बड़ी दिख रही है ना?
सेम साइज एंड शेप वाली नहीं है सब। ओके, कुछ बड़ी है, छोटी है, ओके, अलग अलग साइज एंड शेप वाली है। यहाँ पर ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू को अलग नाम देते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस, कुछ बुक्स में ओ नहीं होता, ओनली न्यूसेलस ऐसा लिखा होता है। तो मोस्ट कॉमनली आजकल क्वेश्चन में ऐसा आता है न्यूसेलस, इसलिए आपको ऐसा लिखना है। तो न्यूसेलस, न्यूसेलस ये क्या है? हेट्रोजीनस स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, हेट्रोजीनस स्पोरोजिनस टिश्यू, ये नोट किया करो आप। न्यूसेलस इज हेट्रोजीनस स्पोरोजिनस टिश्यू। हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट कंपोजिशन वाला, डिफरेंट टाइप का। ओके, मतलब हर एक सेल अलग अलग है, सभी का एक जैसा कंपोजिशन नहीं है, अलग अलग कंपोजिशन है। स्पोरोजिनस मतलब स्पोर बनाने वाली। ठीक है, तो अब सब अलग अलग है, तो क्या सभी पार्टिसिपेट करेगी स्पोरोजिनस टिश्यू के जैसी, जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के टाइम पर कहा था उसके जैसी? तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर ओनली सिंगल टर्मिनल सेल, ये जो है ये आगे जाकर के बड़ी बनेगी और ये बनेगी एमएमसी, माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल। सॉरी, एम यहाँ पर मेगास्पोर के लिए यूज करेंगे। तो सिंगल टर्मिनल सेल जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी, माइक्रोपाइल, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये ओपनिंग के पास वाली सेल्स को हमने कहा है यहाँ पर एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। और ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल का वो पार्ट जहां पर इंटेगमेंट एब्सेंट होती है। तो ये पूरा कवरिंग इंटेगमेंट का, ये इंटेगमेंट की आउटलाइन है वहां पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटेगमेंट और ये सेकंड इंटेगमेंट, मतलब ये एक्सटर्नल इंटेगमेंट और ये इंटरनल इंटेगमेंट, मतलब दो इंटेगमेंट है यहाँ पर। कुछ ओव्यूल्स में इंटेगमेंट का नंबर अलग अलग होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में, कुछ जिम्नोस्पर्म में इंटेगमेंट एब्सेंट होती है और कुछ में दो इंटेगमेंट मिलती है। ओके, मोनोकॉट्स में सिंगल इंटेगमेंट मिलती है और डाइकॉट्स में टू इंटेगमेंट मिलती है। इंटेगमेंट्स, ये इंटेगमेंट्स, ओके, ये इंटेगमेंट जहां पर खत्म हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, तो लेकिन यहाँ तक भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं चैलजा। ओके, ये वाला पार्ट, ये इतना पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? चैलजा। ये माइक्रोपाइल, ये चैलजा, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होगा, हेट्रोजिनस न्यूसेलस, उसको कवर कर रहा है इंटेगमेंट। ओके, अब ओव्यूल में मेनली दो पार्ट होते हैं, बॉडी एंड स्टॉक। स्टॉक तो आपको ये दिख रहा है डंडा, ये स्टॉक है। ओके, और ये पूरा बाकी का पूरा पोर्शन ये हो जाएगा बॉडी, इतने पूरे पोर्शन को बॉडी। ओके, तो बॉडी एंड स्टॉक, बॉडी स्टॉक के साथ में कनेक्टेड होती है एक स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को हम, मतलब यहाँ पर ये कनेक्शन है, मतलब यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, यहाँ से फ्यूज है। तो इस कनेक्शन को जहाँ पर की स्टॉक, स्टॉक को हम नाम देते हैं फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। आप इसको फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, इस स्टॉक ऑफ ओव्यूल को नाम देते हैं, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। और ये है पूरी बॉडी। फ्यूनिकल या स्टॉक ऑफ ओव्यूल को बॉडी ऑफ ओव्यूल से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर आपने किडनी या कोई ऑर्गन जिसमें एक ओपनिंग होती है जहां से कि वेन्स वगैरह आती जाती है, उसको नाम पढ़ा है आपने कभी? क्या नाम देते थे? जैसे किडनी है,
और इस किडनी का ये ओपनिंग जहां से वेन जा रही है बाहर और आर्टरीज आ रही है। किसी भी ऑर्गन क्या बेटा आप बोल रहे हो लेकिन आपका रीनल आर्टरी, शायद यस बेटा। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अरे वेन का नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, वेन या आर्टरी का नाम नहीं पूछ रहा हूं, वो ओपनिंग का नाम पूछ रहा हूं जहां से ऑर्गन के अंदर या बाहर आर्टरी और वेन जा रही है। सर बोमेन्स कैप्सूल। अरे नहीं नहीं भाई, बोमन कैप्सूल तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन का पार्ट है बोमन कैप्सूल, वो अंदर की तरफ है। ओपनिंग लंग्स की ओपनिंग, जिसमें से कि बुलेट। लंग्स के अंदर आर्टरीज और वेन जा सकती आ सकती है। बुलेट। तो ध्यान रखो, किसी भी ऑर्गन के अंदर ऐसी ओपनिंग जिसके अंदर कुछ वेस्कुलर पार्ट आ जा सकता है, उसको हाइलस और हाइलम ये टर्म देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कनेक्टेड है, यहाँ पर भी ये ओपनिंग है जिसके थ्रू ये कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पर भी इसको भी हम हाइलस और हाइलम ये टर्म देते हैं। ओके, इसके यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है वहां पर, जिसके कि जो फ्यूनिकल है वो कनेक्शन में है, समझ लो वहां पर ट्यूब लाइक पार्ट, वेसल लाइक पार्ट फ्यूनिकल कनेक्शन में है। और ये फ्यूनिकल ओवरी के वॉल से कनेक्ट होता है। ये ओवरी, ओके, यहाँ से समझो ये ओवरी की वॉल है, ये ओवरी हब, तो ये ओवेरियन वॉल, ओवरी वॉल, हमने कहा ओवरी की वॉल से जुड़ा रहता है। ओवरी की वॉल से ये स्टॉक जिस ब्रिज की हेल्प से जुड़ा रहेगा उसको हम नाम देते हैं प्लासेंटा। ओके, प्लासेंटा। प्लांट में प्लासेंटा ये होता है। ओके, प्लांट में प्लासेंटा क्या होता है, जो ओवल के स्टॉक को, फ्यूनिकल को ओवरी वॉल से कनेक्ट करेगा, उसको हम कहेंगे प्लासेंटा। ब्रिज बिटवीन stalk of ovule and ovarian wall is termed as placenta. While animals में placenta कब आता है, only mammals में, और mammals में भी कुछ mammals में आता है only placental mammals में, और उनमें only pregnancy के टाइम पर। ओके, वो placenta बनता है। तो यहाँ पर भी एक टर्म है placenta, और हम मॉर्फोलॉजी में प्लासेंटेशन पढ़ेंगे। इट मीन्स सीड वाले पार्ट में कि सीड की अरेंजमेंट कैसी होती है, उसको प्लासेंटेशन कहेंगे। तो ओव्यूल से ही सीड बनती है, और वो सीड वहां पर जो प्लासेंटा का पार्ट है उसके साथ में कनेक्ट होकर के फिर उसकी अरेंजमेंट क्या है, सीड कैसी तरह से प्रेजेंट है। ओके, एक्सियली प्रेजेंट है, पेरीफेरी में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम प्लासेंटेशन पढ़े थे। ओके, तो ये प्लासेंटा आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद में वो सीड को कनेक्ट करने वाला पार्ट बन जाएगा फ्रूट के साथ में। ओके, लेटर हम पढ़ेंगे कि इसमें से ये जो कुछ ओवल में आपको ऐसा दिखाया जाएगा स्टार्टिंग वाले ओवल, लेकिन जो मैच्योर ओवल होता है उसमें ये एमएमसी बाकी सभी न्यूसेलस की सेल से फूड लेकर के, ओके, एंथर में फूड देने वाला टेपेटम की लेयर थी, फोर्थ वाली लेयर, और वहां पर एंथर की वॉल की टेपेटम, यहाँ पर फूड देने वाला पार्ट है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की बाकी सभी सेल फूड देगी ये अकेले एमएमसी को, और ये अकेले एमएमसी फिर वहां पर मेगास्पोर बनाएगी, मेगास्पोर से आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो कल हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, उसमें एम्ब्रियो सैक बनेगा, और ये जो एम्ब्रियो सैक बनेगा इसमें 7 सेल्स बनेगी और 8 न्यूक्लियाई रहेंगी। माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ पर 2 सेल्स बनेगी जिनके साथ में फीमेल गैमेट एक कनेक्टेड होगा।
इन दोनों सेल्स को हम सिनर्जिड्स कहेंगे और ये एक सेल फीमेल गैमेट। चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स बनेगी, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वहां पर ओरिएंटेशन को, लेकिन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा हूँ। और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल बनेगी विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज्ड है और से बन रही है एक सेंट्रल सेल। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो जो पहला हमने बनाया वहां पर वो है इमैच्योर, मतलब कि उसमें अभी फुल्ली डेवलप नहीं है, जबकि जो सेकंड वाला बनाया वो मैच्योर्ड है, मतलब उसमें एम्ब्रियो सैक बन चुका है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो चुका है और मेगास्पोर से आगे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बन चुका है। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. ओनली इंदौरा ब्रांच से Done, reply sir. आया। Done, sir. Done, Good. sir. Done, Good. sir. ओके बेटा, तो अब हम कल मेगास्पोरोजेनेसिस कल पढ़ेंगे, यहाँ तक का रिवीजन करना। ये बोर्ड की एग्जाम के लिए भी, स्टेट बोर्ड सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट थे जो हमने पढ़े हैं, और नीट के लिए भी क्वेश्चन बनता ही है जो हमने पढ़ा है उसमें आज। ठीक है, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। बाय सर। Bye, sir.